Hello friends, I welcome you at MK classes. Today I am going to take the marathon session on the topic taxation in India. इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू द टैक्सेस इन इंडिया, उन सब को मैं डिस्कस करूं। और एक चीज़ आप याद रखिए कि ये एक रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 1 आवर इस पूरे को मैं कंप्लीट करूं। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ टैक्स की, ठीक है। तो हैव यू एवर वॉन्डर्ड, देखो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं आर्मी पर्सनल की बात करूं, आईएएस ऑफिसर्स की बात करूं, अगर मैं टीचर्स की बात करूं, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं किसी और अदर प्रोफेशनल्स की बात करूं, तो देखिए ये सारे के सारे सैलरी तो ले रहे हैं ना, ये सारे के सारे सैलरी ले रहे हैं। और इनको कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। लेकिन गवर्नमेंट इनको सैलरी कहाँ से दे रहा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो वी पीपल, क्या वी पीपल, जो हम टैक्स पे करते हैं, जो क्या करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं किसको? गवर्नमेंट को। जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उन्हीं से गवर्नमेंट इन आर्मी पर्सनल को, इन आईएएस ऑफिसर्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, रेलवेज, रोड, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वो इसी टैक्स के थ्रू ही गवर्नमेंट बिल्ड करती है। तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि हमारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट हमसे लेके तो इन लोगों को क्या करती है? सैलरी पे करती है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको कंफर्म नहीं थी, ये चीज़ आपको पता नहीं था, तो आई होप अब तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब व्हाट इज टैक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टैक्स की बात करता हूं। तो यू कैन से दैट कि टैक्स हो गया कि एक मैंडेटरी पेमेंट दैट वी हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, ठीक है। एक यू कैन से दैट कि मनी दैट वी पे, मनी दैट वी पे टू द गवर्नमेंट, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब देखिए टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब बहुत सारे बच्चे आप में से ये भी सोच रहे हैं कि हमने कहाँ गवर्नमेंट को पे किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। दो आप या मैं, हम डायरेक्टली पे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इनडायरेक्टली समवेयर, मतलब यू कैन से दैट कि हम टैक्स पे कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए कि आप कोई भी मार्केट से कोई भी आइटम, कोई भी फूड आर्टिकल, कोई भी मतलब क्लॉथ्स अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगा होता है। इवन इफ यू सी, तो वहां पे मेंशन होगा कि इंक्लूडिंग जीएसटी, इसका टैक्स, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना है। तो वो जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो वो क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपको पे करना है किसको? गवर्नमेंट को। सिमिलरली डायरेक्ट टैक्स हो गया, सपोज यू कैन से दैट के ऑन इनकम, उसके बाद यू कैन से दैट ऑन प्रॉपर्टी, उसके बाद यू कैन से दैट ऑन ट्रांजैक्शन। मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, जब ये उसकी अगर इनकम बहुत ज़्यादा है, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, वो डेली ट्रांजैक्शन उसकी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर उसको टैक्स पड़ना है। और ये टैक्स वो डायरेक्टली किसको पे कर रहा है? गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं या आप या कोई भी XYZ पर्सन अगर मार्केट में जा रहा है, तो मार्केट से कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर खरीदता है, क्लॉथ्स खरीदता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदता है, तो उसके ऊपर जो है वो इंक्लूडेड टैक्स होगा। उसकी कास्ट जो भी होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी कास्ट जो भी होगी वो इंक्लूडिंग टैक्स होगा। तो वो जो टैक्स जो हम पे करेंगे इस शॉपकीपर को, इस ओनर को, वो आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ठीक है। तो इन शॉर्ट, इन नेट शेल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बात करता हूं टैक्स की। तो टैक्स मैंने कहा कि एक ऐसी मनी जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, और इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन, इधर यू, इधर मी, इधर अंबानी, इधर मतलब कोई भी पर्सन होगा उसको पे करना है, इधर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। दो आप या मैं, अगर हम डायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हम 101% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो आई होप टैक्स का सिस्टम जो है वो व्हाट इज टैक्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मेथड ऑफ टैक्सेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द मेथड ऑफ टैक्सेशन। अब देखिए अर्लियर, मतलब मैंने अपने ये प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें डिस्कस की भी हैं। तो मेथड ऑफ टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मेथड ऑफ टैक्सेशन देखिए, देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ टैक्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, second is you can say that the regressive taxation, and third is you can say that the proportional taxation, ठीक है। what is progressive? you can say that के it is directly proportional to the income. Progressive taxation is the kind of taxation in which the you can say that rich people pay more, ठीक है, रिच पीपल पे मोर
ऐसे टैक्स को, ऐसे टैक्सेशन सिस्टम को हम बोलेंगे, ऐसे मेथड को हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। फॉर एग्जांपल रिच पीपल्स की क्या होती है, इनकम हाई होती है, तो मींस अगर इनकम हाई होगी तो टैक्स भी हाई पे करना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, ठीक है, इट इज डायरेक्टली, दिस इज द साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, मतलब ग्रेटर द इनकम ग्रेटर विल बी, यू विल हैव टू पे मोर टैक्स, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट इज द रिग्रेसिव टैक्सेशन। भाई साहब इट इज कंप्लीटली यू कैन से दैट opposite of the progressive taxation. How? Because in the progressive taxation rich people will pay more, but in the regressive taxation it is opposite। सबसे पहले ये progressive taxation के opposite है, and second मैंने कहा कि rich people यहाँ पे pay more करते हैं, यहाँ पे poor people पे मोर, यहाँ पे क्या करेंगे, पोर पीपल पे मोर, मीन्स जो गरीब लोग होंगे वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे, दैट इज वाई इट इज अपोजिट टू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मीन्स इन द एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल पीरियड के टाइम पे पोर पीपल जो थे, पोर पीपल इवन 60% ऑफ देयर इनकम वो पे करते थे एज अ टैक्स, ठीक है, वो अपनी इनकम का 60% जो है वो टैक्स ही पे कर देते थे। हालांकि अगर उनकी 100 रुपये, सपोज अगर मैं बात करूंगी कि उनका 100 रुपीज़ अगर वो पर मंथ भी अर्न कर रहे थे, तो उसमें वो 60 रुपीज़ तो इनको पे कर देते थे, ठीक है ना, मतलब सपोज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट को पे कर देते थे, तो दिस इज कॉल्ड एज रिग्रेसिव टैक्सेशन। एंड द थर्ड इज द प्रोपोर्शनल टैक्स, इसको हम आल्सो नोन एज फ्लैट टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैट टैक्स, मीन्स वेयर एवरीवन टैक्स इक्वली, इधर यू, अगर हम बात करें उसके बाद अंबानी की बात करें, उसके बाद किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, किसी डॉक्टर की बात करें, जहां पे हर एक पर्सन इक्वल, मतलब एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन हैज टू पे टैक्स इक्वली, उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स। इट इज आल्सो नोन एज फ्लैट टैक्स, दैट इज वाई, बिकॉज ये फ्लैट टैक्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबको इक्वल टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एट द यू कैन से दैट 500 अर्न कर रहा हूं पर डे, ठीक है, तो मैंने अगर कोई फूड आर्टिकल अगर मैं खरीद रहा हूं हैविंग कॉस्ट 100 रुपीज, तो उसके ऊपर सपोज टैक्स भी है अगर 10% के हिसाब से, तो 110 मुझे पे करना है। तो सिमिलरली अगर कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो अर्न कर रहा है एट द यू कैन से दैट 50,000 पर डे, 50,000 पर डे वो अगर अर्न कर रहा है, तो उसको भी यही 10% के हिसाब से टैक्स पे करना है, और उसको भी इस फूड आर्टिकल के ऊपर वही 100 पे करना है। तो मीन्स ये देखिए मैं 500 पर डे कमा रहा हूँ, ये 50,000 पर डे कमा रहा है, लेकिन ये भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है, मैं भी उतना ही टैक्स पे कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल टैक्स। एक क्विक रिवीजन, प्रोग्रेसिव इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम, मीन्स इनकम मोर द टैक्स यू विल हैव टू पे टैक्स मोर, और ये रिच पीपल ज्यादा पे करते हैं एज कंपेयर टू द पोर पीपल की अगर इनकम उतनी ज्यादा नहीं होगी तो इवन वो पे भी नहीं करेंगे। रिग्रेसिव इट इज अपोजिट, इट इज द इनवर्स ऑफ यू कैन से दैट द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इन दिस रिग्रेसिव पोर पीपल विल पे मोर एज कंपेयर टू द रिच पीपल, एंड इवन आई सेड के मतलब अराउंड 60% ऑफ द टैक्स, 60% ऑफ द इनकम वो अपनी जो थी वो पे कर देते थे एज अ टैक्स, और इट वॉज एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द एंशिएंट हिस्ट्री एंड द मेडिवल पीरियड, बट नो अ डेज ये एग्जिस्ट नहीं करता। Third important is the proportional tax, which is also called as flat tax, where everyone tax equally, either poor or rich, all are equal, ठीक है। Next important is the taxes in India. First one is the direct tax and second is the indirect tax। देखिए डायरेक्ट टैक्स जो है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। क्या है ये? नॉन ट्रांसफरेबल है, और ये जो है ये ट्रांसफरेबल। इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या है आपका? ट्रांसफरेबल है। ये क्या है आपका? ट्रांसफरेबल है। मींस ये जो है ये यू कैन से दैट कि जो भी आइटम मैन्युफैक्चर हो रही है, जो भी आइटम जो है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हम सेल कर रहे हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन ये जो है ये इनकम के ऊपर, उसके बाद प्रॉपर्टी के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। तो इट इज यू कैन से दैट कि इसका इंपैक्ट, इसका बर्डन उसी पर्सन के ऊपर पड़ेगा जिसकी इनकम ज्यादा होगी, जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, वेल्थ ज्यादा होगी, या जिसकी ट्रांजैक्शन डेली ज्यादा होगी, उसके ऊपर पड़ेगा। इसका बर्डन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं कि कोई एक फैमिली है, XYZ फैमिली है, ठीक है, XYZ फैमिली है, इसके 5 मेंबर्स हैं, तो इसके 5 मेंबर्स में
ए बी सी डी और ई। ये डी जो है ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इसकी मतलब यू कैन से दैट कि इसका टर्नओवर अराउंड मतलब बिलियंस के हिसाब से है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है या इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, इसकी वेल्थ के ऊपर, इसकी इनकम के ऊपर जो टैक्स पड़ना है वो इसी को पे करना है, ना कि सी को, बी को, ए को और ई को नहीं पे करना है। तो यही सिंपली मैं कहना चाहता हूं कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब इसका बर्डन किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ना है, बल्कि जिस पर्सन की प्रॉपर्टी होगी, जिसकी वेल्थ होगी, उसी के ऊपर पड़ना है। दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। बट द इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन विच इज द ट्रांसफरेबल, जो क्या होगा, ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने अगर कोई बैग बनाया है, ठीक है, तो इसने तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, लेकिन ये जो बैग इसने बनाया है ये आगे होलसेलर को सेल करेगा तो होलसेलर से रिसीव करेगा वो टैक्स, ये आगे रिटेलर को देगा तो ये रिटेलर से रिसीव करेगा, ये आगे कंज्यूमर को देगा तो कंज्यूमर से रिसीव करेगा। तो मतलब फाइनल जो बर्डन है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ना है। समझ आ गया? तो ये चीज आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिलेटेड याद रखनी है कि ये ट्रांसफरेबल है एंड इट इज द नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है, अब बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं ये मैं वहां पे बता चुका हूं, तो यहां पे भी मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स में सपोज आपका आ जाएगा इनकम टैक्स, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, हम एक एक को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स, उसके बाद आ जाएगा आपका कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, उसके बाद आ जाएगा आपका सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी एंड द ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स। उसके बाद फोर्थ वन यू कैन से दैट कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, और मिनिमम या यू कैन से दैट के अल्टरनेटिव टैक्स, जिसको हम मैट बोलते हैं। ऑल दीज आर द डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे तो अगर हम कौन कौन से आ गया, कस्टम ड्यूटी, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद आ जाएगा आपका सर्विस टैक्स, उसके बाद आ जाएगा आपका सेल्स टैक्स, उसके बाद आ जाएगा सपोज आपका लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, और फाइनली सपोज आपका जीएसटी भी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो थे वो इसी में सब्ज्यूम्ड हो गए, तो दिस इज कॉल्ड एज जीएसटी। तो ये थे आपके कुछ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी, किसी पर्सन की इनकम, किसी पर्सन की वेल्थ जो होगी ज़्यादा होगी, उसके ऊपर जो टैक्स पड़ेगा उसको हम बोलेंगे आपका इनकम टैक्स। उसके बाद सेकंड हो गया इंपॉर्टेंट, कौन सा आ जाएगा आपका कारपोरेशन टैक्स। कौन सा आ जाएगा आपका कारपोरेशन टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोई भी कंपनी होगी, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंपनी की, इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। अगर ये कंपनी या इंस्टीट्यूट अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स पे करेंगे उसको हम बोलेंगे कारपोरेशन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्टीट्यूशन है, मैं हूं, आप हूं, अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई एसेट जो है वो प्रॉफिट में बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक पीस ऑफ लैंड को मैंने प्रॉफिट में बेचा, उस पीस ऑफ लैंड की एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख थी। कितनी थी? 10 लाख थी, लेकिन मैंने उसको सोल्ड किया अराउंड 20 लाख का, तो 10 लाख मैंने इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया। तो इस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स इंपोज होगा माय डियर फ्रेंड्स, उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द सिक्योरिटी एंड द ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तो हर एक सेकंड में वहां पे यू कैन से दैट कि शेयर को सेल भी किया जाता है और परचेज भी किया जाता है, शेयर्स को बेचा भी जाता है और खरीदा भी जाता है। तो ऑन ईच ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस जो टैक्स इंपोज होगा उसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी एंड द ट्रांजैक्शन टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़ा मार्चेंट है, तो वो मतलब सैलरी के अलावा अपने जो वेजर्स हैं या अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे ईद का हो, होली हो, दिवाली हो, उसके ऊपर वो उनको गिफ्ट पे करता है। फॉर एग्जांपल कोई फ्लैट गिफ्ट कर दिया, जेट गिफ्ट कर दिया, कार गिफ्ट कर दिया, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलेंगे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। उसके बाद आ गया मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने क्या किया था इन द इनिशियल डेज कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी कंपनी, जो भी इंडिविजुअल, जो भी फिर्म अगर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में अगर वो अपना मनी इन्वेस्ट करेगी इसको अच्छा बनाने के लिए, तो वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी या बहुत सारे लोग इस चीज का बेनिफिट उठा के तो वो गवर्नमेंट को बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे कर रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ने ये वाला टैक्स लाया कि कोई भी फिर्म, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी टैक्स के एम्बिट से बाहर ना रहे, एटलीस्ट उनको मिनिमम जो है वो तो टैक्स पे करना ही करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो एक बार क्विक रिवीजन इस फिर से मैं इस सारे की बता देता हूं आपको।
सबसे पहले इनकम टैक्स यू कैन से दैट विच इज लिव्ड ऑन द प्रॉपर्टी, पर्सन की प्रॉपर्टी कितनी है, इनकम कितनी है, वेल्थ कितनी है, उसके डेली ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो पड़ेगा टैक्स उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट इंपोज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स मीन्स यू कैन से दैट कोई भी कंपनी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, आप हूँ मैं हूँ, जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स पे करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेशन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ने अपने आप को सपोज सेल कर दिया, व्हाट्सएप ने सोल्ड किसको, फेसबुक को, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट अर्न होगा उसके ऊपर जो टैक्स लगना है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन टैक्स। या पीस ऑफ लैंड की मैंने एग्जांपल दी थी, हैविंग द कॉस्ट ऑफ 10 लाख बट इफ यू आर सेलिंग दैट पीस ऑफ लैंड एट द कॉस्ट ऑफ एट द रेट ऑफ 50 लाख, तो मीन्स यू कैन से दैट कि यू हैव अर्नड अराउंड 40 लाख प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। तो ठीक है, उस 40 लाख के ऊपर जो आप टैक्स पे करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन टैक्स। सिक्योरिटी एंड ट्रांजैक्शन टैक्स, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द स्टॉक मार्केट यू सी दैट के शेयर्स जो हैं एवरी सेकंड सेल एंड परचेज किए जा रहे हैं, और ऑन ईच ऑफ दीज ट्रांजैक्शन द टैक्स लिव्ड ऑन दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी एंड द ट्रांजैक्शन टैक्स। एंड द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इज द वन if the industrialist or the you can say that the any merchant या कोई बिग बिजनेसमैन है वो अपने यू कैन से दैट के एम्प्लॉइज को बिसाइड द सैलरी के अलावा अगर कोई गिफ्ट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट, इन द फॉर्म ऑफ जेट, इन द फॉर्म ऑफ कार, इन द फॉर्म ऑफ प्लॉट, मतलब एक रेजिडेंशियल प्लॉट, तो उसके फॉर्म में अगर वो उसको कोई गिफ्ट पे कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगना है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस। कौन कौन से आगे सपोज कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, लग्जरी टैक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे जो हैं इनमें से सब्ज्यूम हो गए हैं अंडर द जीएसटी। फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कस्टम ड्यूटी। देखिए जो भी आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं आर यू कैन से दैट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्टेड आइटम्स आर दोज मतलब विच आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग सपोज विद इन द कंट्री, विद इन द सपोज हमारी कंट्री में जो आइटम्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रही हैं तो हम उनको बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक ड्यूटी इंपोज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी। और इन द सेम मैनर जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी लगता है। तो इन सिंपल वे यू कैन से दैट कि इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड आइटम के ऊपर जो टैक्स इंपोज होता है, जो ड्यूटी लगती है दैट इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड एज माय डियर फ्रेंड्स कस्टम ड्यूटी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सैमसंग, उसके बाद नोकिया, सॉरी सैमसंग, उसके बाद आ जाएगा आपका एप्पल का आईफोन या नोकिया की भी अगर मैं बात करूंगा तो इनकी कॉस्ट जो भी है मतलब उसके अंदर ये कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है। सपोज अगर सैमसंग का आप फोन ले रहे हैं सपोज 20,000 का, तो 20,000 के ऊपर सपोज वो को जो कस्टम ड्यूटी होगी 500 या 1,000 वो उसमें इसके बीच में इंक्लूडेड होगी। तो इन सिंपल इन वन वर्ड यू कैन से दैट कि ऑन ऑल द इंपोर्टेड एंड द एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर जो ड्यूटी इंपोज होती है दैट इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी। तो इंपोर्टेड आइटम्स वो होती हैं जो हमारी सपोज कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं, और एक्सपोर्टेड आइटम्स आर दोज विच आर मैन्युफैक्चरिंग विद इन द कंट्री बट वी आर एक्सपोर्टिंग इट इनटू द अनदर कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द सर्विस टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोड्यूस किया था किसने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है। तो अब जब ये भी इंट्रोड्यूस हुआ तो यू कैन से दैट के टैक्स बेस और ज्यादा वाइडन हो गया, मींस और ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स गेट्स इंक्लूडेड इनटू द सर्विस इनटू द टैक्स। तो व्हाट इज सर्विस टैक्स, लाइक मतलब वी पे टैक्सेस ऑन द गुड, जैसे हम गुड्स के ऊपर टैक्सेस पे करते हैं इन द सेम मैनर इन द सेम टेक्निक्स सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स होता है। फॉर एग्जांपल टीचिंग सर्विस हो गई या एनी अदर सर्विसेज हो गई, तो जो इन सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज सर्विस टैक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्विस टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्साइज ड्यूटी। माय डियर स्टूडेंट्स जो भी मैं गुड्स की बात करता हूं या सर्विसेज की बात करता हूं जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर अगर प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी। उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, चाहे वो बिल्कुल मतलब 1 kg हो, 20 kg हो, 1 क्विंटल हो, कोई फार्मर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूसिंग विद इन द कंट्री मस्ट हैव टू पे द टैक्स दैट इज कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइज ड्यूटी। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑक्ट्रॉय टैक्स। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर गुड, फॉर एग्जांपल किसी लोकल एरिया में, किसी फॉर फ्लंग एरिया में अब ये गुड की इंट्रोडक्शन हो रही है, ये गुड इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये गुड सपोज किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के किसी विलेज में या किसी तहसील में, किसी ब्लॉक में, किसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो लोकल सिस्टम होगा, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपैलिटी या नॉर्मली कम्यून, ठीक है,
म्युनिसिपलिटी या फिर COMMUNE, और यू कैन से दैट स्टेट गवर्नमेंट उस गुड के ऊपर जो टैक्स इंपोज करेगी उसको हम बोलेंगे ऑक्ट्राई टैक्स। मैंने क्या कहा कि सपोज कोई गुड जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के किसी लोकल एरिया में इंटर हो रही है, तो वो लोकल एरिया जो उसके ऊपर टैक्स इंपोज करेगा उसको हम बोलेंगे ऑक्ट्राई टैक्स। ठीक है, लोकल एरिया से म्युनिसिपलिटी या एनी कम्यून नॉर्मली, आर यू कैन से दैट द स्टेट गवर्नमेंट इंपोजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर गुड, उस टैक्स को हम बोलेंगे ऑक्ट्राई टैक्स। तो एक क्विक रिवीजन, कस्टम ड्यूटी, यू कैन से दैट कि इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड आइटम के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा, जो भी ड्यूटी लगती है उसको हम बोलेंगे कस्टम ड्यूटी। फॉर एग्जांपल आपका सैमसंग का फ़ोन हो गया, नोकिया का हो गया, एप्पल आईफोन हो गया, इन सब के अंदर जो है वो कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द सर्विस टैक्स, लाइक वी पे टैक्सेस ऑन द गुड्स वाइल परचेजिंग, गुड्स हम टैक्स पे करते हैं, इन द सेम मैनर हम सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस टैक्स। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस किसने किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, और मतलब उसने किसने इंट्रोड्यूस किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। एक्साइज ड्यूटी हो गया कि मींस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हमारी कंट्री के अंदर होगी, दे मस्ट हैव टू पे द टैक्सेस, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइज टैक्स, सॉरी एक्साइज ड्यूटी। एंड द ऑक्ट्राइड टैक्सेस मींस यू कैन से दैट द व्हेन द गुड्स इंटर इनटू एनी लोकल एरिया, और वो लोकल एरिया के जो गवर्नमेंट होगी वो उसके ऊपर टैक्स इंपोज करेगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्ट्राई टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स इज द जीएसटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मतलब मैंने अपने उस इकोनॉमिक्स सीरीज में, मैंने उस चैप्टर में मैंने डिस्कस किया है जीएसटी, मतलब एक कंप्रीहेंसिव मैनर में। तो देखिए ये भी एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम द, यू कैन से दैट के मैन्युफैक्चरर से कहाँ पे जाएगा? होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से कहाँ से जाएगा? रिटेलर के पास, रिटेलर से किसके पास जाएगा? कंज्यूमर के पास। तो मतलब अल्टीमेटली जो इफेक्ट पड़ता है, जो बर्डन पड़ेगा वो इस कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा, ना कि इस मैन्युफैक्चरर को। तो जीएसटी ऐसा ही है। ठीक है, तो जीएसटी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, यू कैन से दैट कि ये एक कंप्रीहेंसिव है। उसके बाद यू कैन से दैट कि ये एक मल्टी स्टेज टैक्स है। उसके बाद यू कैन से दैट कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब ऑल दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज comprehensive, what is multi-stage, and what is destination based tax? Comprehensive means almost all the indirect taxes get subsumed under it, that is why it is called as comprehensive tax. Multi-stage tax means at each and every step पे ये टैक्स इम्पोज होता है। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस जब होगा, तो फॉर एग्जांपल आप एक मैन्युफैक्चरर ने बैग बनाया, इस बैग में सॉरी बैग बनाया, इसने क्या बनाया? एक बैग बनाया। तो इसने इसके लिए रॉ मटेरियल तो खरीदा होगा, तो इसने इस रॉ मटेरियल के ऊपर सपोज इसने कॉस्ट पे की, सपोज उसकी कॉस्ट थी 100 रुपीज़, तो इस 100 के ऊपर इसने सपोज 10% टैक्स पे किया, तो टोटल कॉस्ट इस बैग के लिए जो इसने रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट इसकी कितनी होगी? 110। अब इस मैन्युफैक्चरर ने अभी रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है ना, रॉ मटेरियल खरीदा हैविंग कॉस्ट 100 और टैक्स पे किया तो हो गया 110। अब इस रॉ मटेरियल से क्या बना? बैग बना। अब जब ये बैग बना तो बैग के ऊपर सपोज उसने वैल्यू एडिशन की तो 200 हो गया टोटल, तो एक्चुअली 110 पे तो टैक्स पे हो गया, मतलब फर्दर जो उसने वैल्यू पे की है, वैल्यू ऐड की है, दैट इज 90 रुपीज़, तो इस 90 रुपीज़ के ऊपर वो टैक्स पे करेगा। फिर जाएगा किसके ऊपर? होलसेलर के पास। तो होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर अपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, प्रॉफिट उसके ऊपर वो भी हो गया, तो वो उसकी वैल्यू एडिशन के ऊपर सपोज ये हो गया 200 या 300 की बात कर देता हूँ, तो 300 में मतलब 100 रुपये की वैल्यू इसने ऐड की, तो इस 100 के ऊपर, तो मतलब एट एवरी पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे यू कैन से दैट के टैक्स लगता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी स्टेज। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये हो गया कि जीएसटी इज नॉट कलेक्टेड एट दिस पॉइंट, मतलब इस मैन्युफैक्चर जहां पे कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे जीएसटी को कलेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि इट इज कलेक्टेड एट द, यू कैन से दैट के कंजम्पशन स्टेज, आर एट, यू कैन से दैट एट द कंज्यूमर लेवल, मतलब जहां पे कोई कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा वहां पे जो टैक्स कलेक्ट होता है उसी को हम बोलेंगे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और वो कौन सा टैक्स है? आपका जीएसटी है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको, तीनों वर्ड्स, तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आपको पता है कि ये एक वन नेशन वन टैक्स है, मतलब ऑल ओवर द इंडिया एक ही टैक्स विल प्रिवेल करेगा। ठीक है, क्या कि वन नेशन वन टैक्स है। उसके बाद यू कैन से दैट कि इट प्रोवाइड एक यूनिफाइड मार्केट, यूनिफाइड मार्केट ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, मतलब यू कैन से दैट फॉर द साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, पूरे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, तो एक कॉमन एक यूनिफाइड मार्केट जनरेट होगी या प्रोड्यूस हुई या क्रिएट हुई ड्यू टू द जीएसटी। उसके बाद मैंने आपको और क्या बताया था कि ये रिमूव करता है कैस्केडिंग इफेक्ट को,
ये क्या करता है, रिमूव करता है कैस्केडिंग इफेक्ट को। अर्लियर क्या होता था कि मतलब एक किसी पार्टिकल पे ऊपर आपने सपोज टैक्स पे किया, फिर दोबारा से उसके ऊपर टैक्स, फिर दोबारा से उसके ऊपर टैक्स, तो ये जो टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स बार बार जो हम पे करते जाते थे, इसी को बोलते थे कैस्केडिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज अभी भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी बैग की, तो बैग का सपोज अगर रॉ मटेरियल आपने खरीदा, तो रॉ मटेरियल परचेज किया आपने 100 का, ठीक है, तो अब उसके ऊपर सपोज आपने 110 उसके ऊपर आपने टैक्स भी पे किया। अब रॉ मटेरियल से जब ये बैग बन गया ना माय डियर फ्रेंड्स, तो बैग बन के तो इसकी कीमत सपोज होगी 500। तो अब आपको ये देखिए कि आपको टैक्स कितना पे करना था, आपको करना था 390 पे शायद, ठीक है 390 पे, लेकिन आप इंक्लूडिंग इस पूरे 500 पे कर रहे हैं ऑलरेडी। देखिए आपने 110 मतलब इस 100 पे तो टैक्स आपने पे कर दिया है ना। अब दोबारा आप इस 100 पे क्यों कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि आपको ये जो टैक्स पे किया भी है रॉ मटेरियल पे, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा सपोज 500 का बना, तो इस 500 को फिर अगेन से आपको वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कैस्केडिंग इफेक्ट। तो जीएसटी ने इसको रिमूव कर दिया। अब जीएसटी में क्या है कि आपने 110 मतलब 100 पे तो टैक्स पे कर दिया, अब आपको 500 पे जो है वो टैक्स पे नहीं करना है, बल्कि इस 390 पे करना है। मतलब इस 500 से आपने इस 110 को निकाल देना है, तो इस 390 पे आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। तो जीएसटी जो है उसने रिमूव कर दिया किसको, कैस्केडिंग इफेक्ट को। किसको रिमूव कर दिया, कैस्केडिंग इफेक्ट को, ठीक है। उसके बाद मैंने जीएसटी को आपके बारे में बताया कि ये जो मतलब कम इनटू फोर्स कब आया, 1 जुलाई 2017। इसको इंट्रोड्यूस किया गया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सॉरी अमेंडमेंट एक्ट 2016। और बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ, बिल इंट्रोड्यूस हुआ 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया सपोज पार्लियामेंट में, ठीक है। अब उसको पास किया गया under 101 constitutional amendment bill, amendment act in 2016, and this GST becomes applicable in 1 July 2017, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट जिसने पास किया था वो मैंने आपको बताया था आसाम। कौन सी थी वो, आसाम। तो आई होप। और फादर ऑफ जीएसटी किसको बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी कौन, फादर ऑफ जीएसटी, फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी। क्या क्या मैंने बताया, कंप्रीहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स है, यूनिफाइड मार्केट को क्रिएट करता है, कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है। 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ, कौन से एक्ट के थ्रू पास हुआ, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन से बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ, 122nd। फादर कौन है इसका, अटल बिहारी वाजपेयी। फर्स्ट स्टेट जिसने इसको पास किया दैट इज द असम। उसके बाद ये एक मल्टी स्लैब टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल 0% भी इम्पोज होता है, 5% भी, 12% भी, उसके बाद 18% भी और 28% भी। उसके बाद कौन सी आइटम्स हैं, कौन से फूड आर्टिकल्स हैं विच आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी, जो जीएसटी के एम्बिट में नहीं आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, पीयर, ठीक है। पीयर पी हो गया आपका कौन सा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया था अल्कोहल। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपका रियल इस्टेट, ठीक है, रियल इस्टेट। इसके अलावा मैंने कुछ और भी बताया था आपको कि कौन कौन से आइटम्स जो हैं वो जीएसटी के अंडर नहीं हैं, एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है, एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी, ठीक है, अंडर जीएसटी। मैंने आपको बताया था कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद मीट के प्रोडक्ट, उसके बाद मिल्क के प्रोडक्ट या मिल्क के प्रोडक्ट। उसके बाद यू कैन से दैट सेलिंग ऑफ न्यूज़पेपर, टू द कस्टमर, इस पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन आप अगर एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर टैक्स लगना है 18%, वो 28%। मैंने बताया ना टोटल 5 स्लैब्स होते हैं, 0%, 5%, 12%। जीएसटी में टोटल कितने स्लैब होते हैं, 5 स्लैब। कितने होते हैं, 5 SLAB, ठीक है ना। 5 स्लैब होते हैं कौन से, 0%, 5%, 12%, 18% एंड यू कैन से दैट द 28%, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्लैब इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये जो एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं पेपर, न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 18% और 28% जो होगा वो टैक्स लगेगा। कौन कौन से आइटम, कौन कौन से फूड आर्टिकल्स जो होते हैं विच आर नॉट अंडर द जीएसटी, जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फूड आर्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटीफुल ट्रिक दैट इज द पीयर नाशपाती, पेट्रोलियम
प्रोडक्ट जो भी आ गए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ गया, अल्कोहल आ गया, रियल एस्टेट्स आ गया, उसके बाद यू कैन से दैट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट के प्रोडक्ट, मिल्क के प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ न्यूज़पेपर टू द कस्टमर डू नॉट कम अंडर द जीएसटी, मतलब इसके ऊपर कोई भी जीएसटी जो होगा वो नहीं लगेगा। उसके बाद जीएसटी टोटल 5 स्लैब्स में आता है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड द 28%। उसके बाद जीएसटी काउंसिल जो होता है, कोई भी इश्यूज रिलेटेड टू द जीएसटी होगा तो उसको कौन डिटरमाइन करता है, कौन डील करता है, उसके साथ जीएसटी काउंसिल करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रिलेटेड टू द जीएसटी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर आपको इनको और भी अच्छे से देखना है और भी अच्छे से पढ़ना है तो मेरे वो लेक्चर्स देखिए आप जीएसटी का, तो उसमें मैंने और बहुत अच्छे से ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की हुई है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल को भी मैंने काफी अच्छे से वहां पे डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द, देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड जो टैक्सेस में हमने डिस्कस की हैं। हाँ यस, मुझे आ गया याद। एक तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स जो डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ ग्रीन टैक्स, सॉरी, ग्रीन टैक्स को हम आल्सो कॉल एज पोल्यूशन टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल्यूशन टैक्स बोलते हैं। आर यू कैन से दैट कि इन्वायरमेंटल टैक्स बोलते हैं। कौन सा टैक्स बोलते हैं? इन्वायरमेंट। इसको लिव्ड करता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टैक्स इंपोज करती है गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन टैक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन टैक्स। सेकंड इंपॉर्टेंट इज विंडफॉल टैक्स। कौन सा टैक्स? विंडफॉल टैक्स। देखिए कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रीज, कुछ इंडिविजुअल विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, विदाउट बेटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, और यू कैन से दैट विदाउट एनी बिजनेस एक्सपेंशन, वो एक अनएंटिसिपेटेड एक ड्रामेटिक प्रॉफिट उनको राइज हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कोई एक्स ABC कंपनी है, ठीक है, इसने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले हैं, बल्कि अल्टीमेटली ऐसे ही इसके प्रॉफिट जो है वो इसका गेन हो गया, प्रॉफिट गेन हो गया किसी और रीजन की वजह से। इसने कोई भी एफर्ट नहीं डाले, इसने कोई भी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसने कोई भी और ज़्यादा पॉलिसी को बेटर इंप्लीमेंटेशन करने की वजह से इसको जो है ये प्रॉफिट गेन नहीं हुआ है। तो इस प्रॉफिट गेन के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज विंडफॉल टैक्स। कौन सा प्रॉफिट? एक अनएंटिसिपेटेड, ठीक है, और यू कैन से दैट एक अनअर्न्ड या एक ड्रामेटिक, ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट, कोई भी एफर्ट नहीं लगाए, बस ऐसे ही प्रॉफिट हो गया। फॉर एग्जांपल यूक्रेन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए। अब इन फैक्ट्रीज या इन इंडस्ट्रीज जो इस क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं ना किया, ये इस वार की वजह से ये प्राइसेस राइज हुए, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो अब अल्टीमेटली उस कंपनी को तो फायदा हो रहा है, तो इसके ऊपर जो टैक्स पड़ना है दैट इज कॉल्ड एज विंडफॉल टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द टोबिन टैक्स। कौन सा टैक्स? टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द स्पॉट करेंसी कन्वर्जन। स्पॉट करेंसी कन्वर्जन मतलब यू कैन से दैट कि व्हेन वन करेंसी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर, एक करेंसी एक्स है, जब ये वाई में कन्वर्ट होगी तो इसके कन्वर्जन के ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज टोबिन टैक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? टोबिन टैक्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने एक और टैक्स आपके साथ डिस्कस किया था, पिगोवियन। पिगोवियन टैक्स, PIGOUVIAN, पिगोवियन टैक्स। ये इंपोज होता है ऑन नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब व्हाट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी? मतलब हैविंग एनी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द थर्ड पार्टी, ऑन द सोसाइटी, ऑन द यू कैन से दैट इंडिविजुअल, ऑन एनी पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन के ऊपर अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ कंपनी है, XYZ अगर कोई कंपनी है, ये पेट्रोल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो अब इसकी पेट्रोल प्रोड्यूस कर रही है और उसके बाद कोई एक पर्सन है या एक कोई यू कैन से दैट इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इस पेट्रोल को परचेज कर रहा है, ठीक है, इस पेट्रोल को परचेज कर रहा है। अब देखिए इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। XYZ इसको प्रोड्यूस कर रही है और ये आगे इसको बेच रहा है, तो अब ये अपनी व्हीकल्स को या इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री को रन करने के लिए सपोज पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन जनरेट होगा, पोल्यूशन जनरेट होगा। इस जो XYZ कंपनी है जब ये इस पेट्रोल को प्रोड्यूस कर रही है तो तब भी पोल्यूशन जनरेट होगा। तो उस पोल्यूशन से क्या होगा? इस पोल्यूशन से और इस पोल्यूशन से आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा। इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा तो अल्टीमेटली वहां पे जो लोग हैं, अल्टीमेटली वहां पे जो लोग हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ना है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ना है। तो जब उन लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ना है तो ये लोग तो डायरेक्टली इसकी प्रोडक्शन में और इसके यू कैन से दैट परचेजिंग में तो इन्वॉल्व नहीं थे ना, तो इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे पिगोवियन टैक्स।
ठीक है, कि मतलब ये जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन दोनों के बीच में जो प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है और इन्वायरमेंट की वजह से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पिगोवियन टैक्स। मतलब जब भी दो पर्सन के बीच में अगर कोई यू कैन से दैट के ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस ट्रांजैक्शंस की वजह से जो उसमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज प्रोड्यूस हो रही है, उनके ऊपर जो टैक्स लगना है दैट इज कॉल्ड एज पिगोवियन टैक्स। एक बार मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। पिगोवियन टैक्स कौन सा हो गया, विच प्रोड्यूसेस या विच क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। उसमें मैंने एक एग्जांपल दी, सपोज ये एक कंपनी है जो पेट्रोल को प्रोड्यूस कर रही है, और ये एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या यू कैन से दैट के एक बिजनेसमैन है जो क्या कर रहा है कि इस पेट्रोल को यहाँ से परचेज कर रहा है, तो इनके दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब ये भी पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। अब ये जो कोई बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये अपनी मशीनरी को रन करने के लिए इस पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, और वो मशीनरी जब रन होगी तो वो भी पोल्यूशन को प्रोड्यूस करेगी। तो देखो अब इससे क्या अल्टीमेटली इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो अब ये दोनों पर्सन की वजह से ये थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड इंडिविजुअल जो उसके सराउंडिंग में है उसको अफेक्ट हो रहा है। तो ऐसे कोई भी आइटम्स, ऐसे कोई भी आर्टिकल्स जिसकी वजह से ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो रही है, जिसकी वजह से इस थर्ड पार्टी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम बोलेंगे पिगोवियन टैक्स। फॉर एग्जांपल आपका कार्बन टैक्स हो गया, फॉर एग्जांपल आपका तंबाकू टैक्स हो गया, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपका यू कैन से दैट के टैक्स ऑन प्लास्टिक बैग हो गया, ठीक है, प्लास्टिक बैग हो गया। ये सारी की सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी आपके पिगोवियन टैक्स की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैक्सेस है माय डियर स्टूडेंट्स, एक सरचार्ज आ गया एंड सेकंड इज द सेस। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर हम बात करेंगे सरचार्ज टैक्स की, तो सिंपल वन वर्ड आप याद रखना है आपको, टैक्स ऑन टैक्स। जो आप एक बार टैक्स पे कर रहे हैं तो उस टैक्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है उसकी इनकम जो है वो 1 करोड़ है या इससे भी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर एट द रेट ऑफ सपोज 15% या 30% के हिसाब से, 30% के हिसाब से इसने टैक्स पे कर दिया इस पर 30 लाख, ठीक है, 30 लाख। तो अब जो वैसे जो टोटल इनकम है 2 लाख सपोज 50,000, इसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन इसके ऊपर अगर जो भी इनकम होगी तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो इस पर्सन की इनकम कितनी है, 1 करोड़, तो इसने एट द रेट ऑफ 30% के हिसाब से इसने 30 लाख तो टैक्स पे किया। तो ये 30 लाख इट सेल्फ इज अ मतलब ह्यूज अमाउंट। तो अब इस टैक्स के ऊपर भी इसको टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ 15%, दैट इज कॉल्ड एज माय डियर फ्रेंड्स सरचार्ज टैक्स। ये कौन सा हो गया, सरचार्ज टैक्स। और जो भी पैसा इस सरचार्ज टैक्स से गवर्नमेंट रिसीव करेगी वो सारा का सारा जाएगा CFI में। CFI स्टैंड फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कौन सी फंड में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266(1), ठीक है, आर्टिकल 266(1) की बात करता है, कौन ये बात करता है किसकी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मतलब जो भी गवर्नमेंट का इनकम होता है ना, जो भी गवर्नमेंट पैसे रिसीव करती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, वो सारा का सारा इसमें जाता है। मैंने किस किस की बात की, टैक्स की बात की, मैंने टैक्स की बात की, मैंने लोन की बात की, मैंने ग्राउंड इन एड की बात की, ग्राउंड इन एड की बात की, और मैंने इंटरेस्ट की बात की। इन सिंपल आप ये भी बोल सकते हैं कि जो इनकम होगी गवर्नमेंट की, इनकम के थ्रू जो पैसा लेता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट का कौन सी फंड में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। अब जब भी गवर्नमेंट किसी अपने एम्प्लॉयर को सैलरी देती है तो वो पैसा इसी फंड में से निकालते हैं, वो गवर्नमेंट पैसा इसी फंड से देता है। लेकिन इससे पैसा को विड्रॉ करने के लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ती है, अप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ती है। और ये बिल जो है मींस यू कैन से दैट के पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा को विड्रॉ करना। ये अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114, ठीक है। तो इस अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू इस फंड में से पैसे को विड्रॉ करके तो सैलरी या अदर पर्पस के लिए पैसा यूज किया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इफ यू आर वेरी वेल फैमिलियर अबाउट दिस टर्म, देन देयर आर टू मोर इंपॉर्टेंट फंड, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी इसमें नहीं आ रहा वो सारा का सारा इसमें आएगा। इन अदर वर्ड, जो गवर्नमेंट को इन फ्यूचर में रीपे करना है, रिटर्न करना है, वापस देना है, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएगा। और इसमें आर्टिकल जो डील करता है 266(2), ठीक है,
और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 आर्टिकल 267, बोथ ऑल दीज थ्रीज आर इंपॉर्टेंट। और दिस इज यूज्ड टू डील विद द अनफोर्सिन सिचुएशन, मीन्स एनी नेचुरल हैजर्ड डिजास्टर अगर अकर होगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अप्रोप्रिएशन बिल का इंतजार करते रहेंगे, आप पार्लियामेंट के अप्रूवल का वेट करते रहेंगे। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, उस वक्त जो पैसा विड्रा किया जाता है वो इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सॉरी, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है। तो दिस कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज यूज्ड टू डील विद द अनफोर्सिन सिचुएशन एंड द आर्टिकल दैट इज एसोसिएटेड विद इट इज आर्टिकल 267। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में वो फंड आती है जो गवर्नमेंट को रीपे करनी है इन फ्यूचर, आर्टिकल 266(2) एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266(1). ठीक है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द सेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द सेस। अब व्हाट इज सेस? अगर हम सेस की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये एक टेम्परेरी टैक्स है। ये क्या है? एक टेम्परेरी टैक्स है, मींस इसको लिव्ड किया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एंड वंस पर्पस अचीव, और जब पर्पस क्या हो जाएगा, पर्पस अचीव हो जाएगा, पर्पस अचीव हो जाएगा तो इसको डिसमेंटल किया जाएगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया जाएगा और इसमें से जो पैसा इकट्ठा होता है वो सारा का सारा आपको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। तो अभी मैंने बताया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266(2) आर्टिकल डील करता है विद द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और इसमें जो भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ता है इन फ्यूचर, गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ता है इन द फ्यूचर। सेस हो गया एक टेम्परेरी टैक्स है, लिव्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ठीक है, सपोज अगर कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी टीचर्स, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, जो भी हैं, उन सब के ऊपर एट द रेट ऑफ 1% टैक्स लगा दिया। तो जब एक सफिशिएंट अमाउंट गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, देन आफ्टर इसको रिमूव कर देगा गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेस जो होगा एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए इम्पोज किया जाता है, पर्पज अचीव हुआ तो टैक्स को रिमूव कर दिया जाता है, इससे जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है, तो आई होप ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द, यू कैन से दैट, इफेक्टिव टैक्स रेट। इफेक्टिव टैक्स रेट। अब अगर आपने सारी चीजें ध्यान से पढ़ी हैं तो इफेक्टिव टैक्स रेट आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। इफेक्टिव टैक्स रेट मीन्स यू कैन से दैट ए कंबाइंड परसेंटेज, कंबाइंड परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, उसके बाद सरचार्ज टैक्स, उसके बाद एंड सेस, इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे इफेक्टिव टैक्स रेट। ठीक है, एक कंबाइंड परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, सरचार्ज टैक्स एंड सेस, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव टैक्स रेट। व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन पर्सन की पर्सनल इनकम के ऊपर। ठीक है ना, पर्सन की इनकम के ऊपर, उसके ऊपर उसकी वेल्थ अगर ज्यादा होगी, उसके ट्रांजैक्शन, उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शन, तो इन सब के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। ये यू कैन से दैट एक डायरेक्ट टैक्स था। उसके बाद सरचार्ज टैक्स, मैंने आपको बता दिया कि टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, और ये सरचार्ज से सीएफआई में पैसा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। सेस मैंने आपको बता दिया कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है, किसके लिए आता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है, और इसमें से जो पैसा जाता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, और जो भी पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होता है ये गवर्नमेंट को रीपे करना पड़ता है, इन फ्यूचर में रिटर्न करना पड़ता है। तो आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इफेक्टिव टैक्स रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज टैक्स बायंसी। टैक्स बायंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके साथ हम इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स और उसके साथ हम लैफर कर्व, ये तीनों चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लैफर कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टैक्स बायंसी की बात करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन द टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, मैंने बात की किसकी, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की। ठीक, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन विद चेंज इन जीडीपी, विद चेंज इन जीडीपी, मतलब जीडीपी के चेंज होने से जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज आएगी उसको हम बोलेंगे टैक्स बायंसी। फॉर एग्जांपल, जीडीपी इंक्रीज हुई तब भी टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, जीडीपी डिक्रीज हुई तब भी टैक्स रेवेन्यू के कलेक्शन में, मतलब कम, अगर जीडीपी लो हो गई है तो टैक्स कलेक्शन भी कम होगी। तो ये जो परसेंटेज चेंज है दैट इज कॉल्ड एज टैक्स बायंसी। फॉर एग्जांपल, अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो ग्रोथ ऑफ द कंट्री या इंडिविजुअल होगी, तो ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली
ही शी विल पे टैक्स मोर। अगर कोई पर्सन, हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो अगर उसकी बहुत ज़्यादा अर्लियर वो अगर अर्न कर रहा था 1 लाख, अभी वो अगर 10 लाख अर्न कर रहा है, तो इट मीन्स वो टैक्स भी ज़्यादा पे करेगा ना। तो टैक्स ज़्यादा पे करेगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होगा। तो ये मतलब जीडीपी के चेंज होने से जो रेवेन्यू कलेक्शन में चेंजिंग आ रही है, इस परसेंटेज को ही हम बोलेंगे क्या, टैक्स बायंसी। इसको हम क्या बोलेंगे, टैक्स बायंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द इलास्टिसिटी ऑफ द टैक्स। इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स में आप याद रखिए टैक्स बेस एंड टैक्स रेट, एंड टैक्स रेट मतलब इन दोनों के चेंजिंग से जो रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज आएगी, जो रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज आएगी, उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ द टैक्स। फॉर एग्जांपल टैक्स बेस में अर्लियर सपोज 10 आर्टिकल्स जो थे वो ऐड थे। अर्लियर ऐसे सपोज 10 ही आर्टिकल हैं जिसके ऊपर टैक्स लगता, बाकी किसी भी आर्टिकल के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब उन आर्टिकल्स को इंक्रीज करके तो सपोज 100 आर्टिकल्स आ गए, मतलब और भी ज़्यादा आइटम्स को, और भी ज़्यादा आर्टिकल्स के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। तो देखिए टैक्स बेस जो हो गया वो वाइडन हो गया, मतलब मोर एंड मोर नंबर जो होंगे उनके ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर अब टैक्स लग रहा है। तो टैक्स बेस के बढ़ने से, या फिर टैक्स रेट, अर्लियर सपोज गवर्नमेंट इंपोज कर रहा था टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 3%, और यू कैन से दैट, मैं उसकी बात करता हूँ, जीएसटी जैसे 5% हो गया, 10% हो गया, सॉरी 12% हो गया, 18% हो गया, 28% हो गया, या 0% हो गया, ठीक है। तो अर्लियर अगर गवर्नमेंट इंपोज कर रहा था एट द रेट ऑफ 5% किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर टैक्स, अब उसने 12% कर दिया, तो देखिए रेट तो ज़्यादा हो गया ना। तो रेट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगा। तो मतलब रेट के ज़्यादा होने से या बेस के ज़्यादा होने से जो कलेक्शन में चेंजिंग आएगी, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ द टैक्स, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ द टैक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड इज द, यू कैन से दैट द लैफर कर्व। लैफर कर्व के लिए आपने एक ही बात याद रखना है, टैक्स टैक्स रेवेन्यू वर्सेस टैक्स रेट। मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफ की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि टैक्स रेट अगर बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन ज़्यादा, टैक्स रेट कम होगा तो टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन कम होगी। तो ये जो एक ग्राफिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलेंगे लैफर कर्व। इसके साथ साथ कुछ और टर्म्स भी, कर्व भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हो गया फिलिप कर्व। फिलिप कर्व आपको अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन बताती है, ठीक है। इन्फ्लेशन के बीच में, कि इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। एक कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। ये चीज आपको याद रखनी है, किसके बीच में, फिलिप कर्व के बीच में, कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इन्फ्लेशन, ठीक है। और एक इसके अलावा मैंने और एक बताई थी आपको, कुजनेट कर्व। कुजनेट कर्व ये बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इट इनिशियली लीड्स टू इनइक्वालिटी। इनिशियली क्या होगा, मतलब अगर ग्रोथ होगी तो इनइक्वालिटी होगी, मींस रिच बिकम रिच एंड पोर बिकम पोर, ऐसा होगा। बट एट द, मतलब आफ्टर सम टाइम इन द लेटर पार्ट क्या होगा कि ये इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस हो जाएगी तो मतलब इक्वालिटी प्रमोट होगी। सपोज समझ आ गई ना आपको। तो ये हो गया कुजनेट कर्व, फिलिप कर्व, और आ जाएगा आपका कौन सा, लैफर कर्व। तो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू द टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, जिसमें मैंने आपको मेथड्स ऑफ टैक्सेशंस बताए हैं। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को मैंने कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया, देन जीएसटी को अलग से डिस्कस किया। उसके बाद मैंने सरचार्ज टैक्स और साथ में आपका सेस को डिस्कस किया। उसके बाद पिगोवियन टैक्स को डिस्कस किया, विंडफॉल टैक्स को किया, टोबिन टैक्स को किया और ग्रीन टैक्स को किया, देन टैक्स बायंसी, इलास्टिसिटी ऑफ द टैक्स एंड द लैफर कर्व। अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स जो भी मैंने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उन सारी क्वेरीज को, सारी डाउट्स को रिजॉल्व करूं और आपके काम आ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर ये लेक्चर्स आपके लिए फ्रूटफुल रहा है, अगर आपने इसमें से कुछ सीखा है, तो देन आप इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।